नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंस एमसीक्यू के बारे में। और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें साइंस का पोर्शन जो है वो पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों का इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ये इस सीरीज का पार्ट सेकेंड है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट जो इस सीरीज का था वो हम इससे पहले पब्लिश कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आप पिछला पार्ट भी जरूर देखें। और दोस्तों, इससे पहले एक सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आए थे, साइंस एनसीईआरटी एमसीयू की सीरीज, जिसके अंदर हमने क्लास 9th और क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है साइंस की, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो हमने कवर किए थे। तो आप लोग उस सीरीज को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी हर एग्जाम के लिए जो एक बेस बुक मानी जाती है, तो आप लोग उस सीरीज को भी जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये जो सेशन है इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे ही सेशन खत्म होता है उसके बाद इसकी पीडीएफ फाइल उन ग्रुपों में शेयर कर दी जाएगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप उनके माध्यम से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। और आज के सेशन में दोस्तों, आप सभी लोगों को जो क्वेश्चन है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि आपको एग्जाम पेपर में देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको वैसा ही आपको पैटर्न आज के सेशन में भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सेक्शन है, जिसके अंतर्गत आपने एमसीक्यू को सॉल्व करना है उस सेशन को। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा कि ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है। ए ऑप्शन आपका बर्नौली नियम, बी ऑप्शन आपका पॉल्स सिद्धांत, सी ऑप्शन आपका पास्कल नियम और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल और लॉज अप्लाई टू द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। बर्नौली रूल, पॉल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, नन ऑफ दीज। और आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पास्कल का नियम। पास्कल नियम जो है ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण सिद्धांत में लागू होता है। सो पास्कल लॉ इज द लॉ टू अप्लाई द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा, शक्ति, बल और संवेग की। किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर, फोर्स और मोमेंटम। तो आपने बताना है कि किलोवाट घंटा जो है वो किसकी यूनिट है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा की। तो किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा की। सो किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, दबाव के अनुसार घट या बढ़ जाता है। बाय हीटिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डज नॉट चेंज, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। सो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। यानी कि तरल पदार्थ का जो घनत्व होता है जब उसे गर्म किया जाता है तो वो कम हो जाता है। बाय हीटिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जल सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। वाटर इज यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज वाटर इज इजिली अवेलेबल, इट इज चीप एंड नॉट हार्मफुल, इट्स स्पेसिफिक हीट इज हाई, इट इज इजी टू हीट वाटर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है, जिस कारण से तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। वाटर इज यूज इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज इट्स स्पेसिफिक हीट इज हाई। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। ए ऑप्शन आपका शांतता, बी ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, सी ऑप्शन है प्रत्यास्थता और डी ऑप्शन आपका गुरुत्व। Why is the shape of raindrop spherical? ए ऑप्शन है विस्कोसिटी, बी ऑप्शन है सरफेस टेंशन, सी ऑप्शन है आपका इलास्टिसिटी और डी ऑप्शन आपका ग्रेविटी। सो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव आपका वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होने का कारण होता है, पृष्ठ तनाव। सो शेप ऑफ रेनड्रॉप स्पेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है।
ए ऑप्शन है आवर्धित, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, ह्रासमान, वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब, आवर्धित, आभासी और प्रतिलोमित प्रतिबिंब, ह्रासमान, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। What kind of image does a microscope used in pathological laboratories produce? Magnified virtual erect image, diminishing real and erect image, magnified virtual and inverted image, diminishing virtual and इरेक्ट इमेज। सो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवर्धित, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सो आपका राइट आंसर होगा मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है वो आपके माइक्रोस्कोप जो आपके पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज में यूज होते हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ए ऑप्शन है प्रकाश प्रकीर्णन, बी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक अवशोषण, सी ऑप्शन आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी ऑप्शन आपका ध्रुवण घूर्णन। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? ए ऑप्शन है आपका लाइट डिसमिनेशन, बी ऑप्शन है कंप्लीट इंटरनल एब्जॉर्प्शन, सी ऑप्शन है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डी ऑप्शन आपका पोलराइजिंग रोटेशन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका राइट आंसर होगा। फाइबर ऑप्टिक्स जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। सो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधार पे फाइबर ऑप्टिक्स जो है आपकी वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जूम लेंस क्या होता है? यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यह लेंस रेडियो टेलीस्कोपों में प्रयोग किया जाता है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज अ जूम लेंस? इट इज अ लेंस विथ अ फिक्स्ड फोकल लेंथ. It is a lens with a variable focal length. This lens is used in radio telescopes. So आपको बताना है कि इसमें से आपका क्या राइट आंसर होगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जूम लेंस होता है वह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। सो जूम लेंस इज अ लेंस विथ अ वेरिएबल फोकल लेंथ। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल फोकल लेंथ का जो लेंस होता है उसे जूम लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? ए ऑप्शन पराबैंगनी विकिरण, बी ऑप्शन अवरक्त विकिरण, सी ऑप्शन सूक्ष्म तरंगी विकिरण और डी ऑप्शन आपका गामा विकिरण। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इट पॉसिबल टू डू फोटोग्राफी एट नाइट इन फॉग? ए ऑप्शन आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बी ऑप्शन आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, सी ऑप्शन आपका माइक्रोवेव रेडिएशन और डी ऑप्शन आपका गामा रेडिएशन। और आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण के कारण रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना जो है वो संभव हो पाता है। सो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इसका राइट आंसर होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? ए ऑप्शन आपका प्रकाश का परिवेक्षण, बी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय परावर्तन और डी ऑप्शन आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। व्हाट कॉजेस स्टार्स टू ट्विंकल? ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो आपने बताना है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो होता है उसके कारण जो है वो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मेलाथियन क्या है? ए ऑप्शन रंजक, बी ऑप्शन कीटनाशक, सी ऑप्शन विटामिन और डी ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज अ मेलाथियन? ए डाइज, बी पेस्टिसाइड्स, सी विटामिन और डी कार्बोहाइड्रेट। तो आपने बताना है कि मेलाथियन जो है वो क्या होता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीटनाशक होता है मेलाथियन। सो व्हाट इज द मेलाथियन? सो राइट आंसर इज पेस्टिसाइड। मेलाथियन इज अ पेस्टिसाइड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, सी ऑप्शन है पॉजिट्रॉन और डी ऑप्शन आपका न्यूट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिकल्स that revolve around the atomic nucleus and are negatively charged? A option electron, B option proton,
सी ऑप्शन पॉजिट्रॉन और डी ऑप्शन है आपका न्यूट्रॉन। सो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन वो कण होते हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन प्रोटॉन, सी ऑप्शन न्यूट्रॉन और डी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन न्यूक्लियस। सो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो है द्रव्यमान अधिकतम होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हैज अ मैक्सिमम मास इन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है जस्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट अंडरगो कोरोसन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड लेयर? ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है जिंक। तो आपने बताना है किसमें से राइट आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम वो धातु होती है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण जो है संक्षारण नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? ए ऑप्शन है तपाने से, बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण से, सी ऑप्शन है विद्युत अपघटन से, डी ऑप्शन आपका मंडल परिष्करण से। बाय विच इज कॉपर प्योरिफाइड? बाय हीटिंग, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, सर्कल फिनिशिंग। तो आपने बताना है कि इसमें से तांबा किसके द्वारा जो है वो शुद्ध किया जाता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघटन से जो है तांबे को शुद्ध किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड फॉर प्योरिफाइंग कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? ए ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, बी ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोजनित वेफर, डी ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम सल्फाइड। ब्रास बिकम्स कलरलेस इन एयर ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजनेटेड वेफर, एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड आपका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से पीतल जो है वो वायु में रंगहीन हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहे और उस पर जो है हरे कार्बोनेट की परत बन गई है तो वह धातु क्या है? ए ऑप्शन सिल्वर, बी ऑप्शन कॉपर, सी ऑप्शन एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन जिंक। A metal was lying in the open air for some time. A layer of green carbonate was formed on it. What is that metal? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक। तो आपने उस जो धातु है उसका नाम बताना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉपर। यानी कि एक धातु जो है कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी है और उस पर हरे कार्बोनेट की अगर परत जम गई है तो उस धातु को आप क्या कहेंगे? कॉपर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी कॉपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांच क्या होता है? ए ऑप्शन अतिप्त ठोस, बी ऑप्शन अतिशीतित द्रव, सी ऑप्शन अतिशीतित गैस और डी ऑप्शन आपका अतिप्त द्रव। ग्लास इज सुपर सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड गैस और सुपर फ्लूइड लिक्विड। तो आपने बताना है कि कांच जो है इनमें से क्या होता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांच एक क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है। ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड जो लिक्विड होता है उसी को क्या कहा जाता है? ग्लास कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? ए ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है एक्वारेजिया और डी ऑप्शन आपका एसिटिक अम्ल। गोल्ड डिजॉल्व्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज? ए ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, सी ऑप्शन है एक्वारेजिया और डी ऑप्शन आपका एसिटिक एसिड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एक्वारेजिया। तो जो स्वर्ण होता है वो एक्वारेजिया में घुल जाता है। एक्वारेजिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। ए ऑप्शन बालू, सोडा, चूना पत्थर, बी ऑप्शन बालू, चारकोल और सोडा, सी ऑप्शन है चूना पत्थर, चारकोल और सल्फर, डी ऑप्शन आपका बालू, सल्फर और सोडा। द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास इज
ए ऑप्शन सैंड सोडा लाइमस्टोन, बी ऑप्शन सैंड चारकोल सोडा, सी ऑप्शन लाइमस्टोन चारकोल एंड सल्फर एंड डी ऑप्शन इज सैंड सल्फर एंड सोडा। तो आपको बताना है कि जो कांच के निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री है वो इनमें से क्या है, और आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालू, सोडा और चूना पत्थर, यानी कि सैंड, सोडा और लाइमस्टोन का यूज किया जाता है कांच को बनाने के लिए, यानी कि कांच में प्रयुक्त जो कच्ची सामग्री होती है वो होती है सैंड, सोडा और लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? ए ऑप्शन है आपका हाइड्रोडिक्टियन, बी ऑप्शन आपका क्लेडोफोरा, सी ऑप्शन है आपका क्लेमाइडोमोनास और डी ऑप्शन आपका क्लोरेला। विच एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च? ए ऑप्शन हाइड्रोडिक्टियन, बी ऑप्शन क्लोडोफोरा, सी ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास और डी ऑप्शन आपका क्लोरेला। तो आपने बताना है कि अंतरिक्ष अनुसंधान में किस शैवाल का प्रयोग किया जा रहा है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला। क्लोरेला का जो शैवाल है उसका प्रयोग दोस्तों अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपसंग टेरोप्सिडा में रखे गए हैं। ए ऑप्शन संधित तने व शल्क पत्तों की भांति पत्ती वाले पौधे, बी ऑप्शन बड़ी पत्तियां तथा जटिल संवहन उतक वाले पौधे, सी ऑप्शन छोटी हरी पत्ती तथा साधारण संवहन उतक वाले पौधे और डी ऑप्शन पत्ती रहित व जड़ रहित पौधे। प्लेस्ड इन सबऑर्डर टेरोप्सिडा। ए ऑप्शन प्लांट्स विथ फ्यूज स्टेम्स एंड लीव्स लाइक स्केल्स, बी ऑप्शन प्लांट्स विथ लार्ज लीव्स एंड कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू, सी ऑप्शन प्लांट्स विथ स्मॉल ग्रीन लीव्स एंड सिंपल वॉस्कुलर टिश्यू, डी ऑप्शन है आपका लीफलेस एंड रूटलेस प्लांट्स। तो आपने बताना है कि उपसंग टेरोप्सिडा में रखे गए हैं, प्लेस इन सबऑर्डर टेरोप्सिडा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़ी पत्तियां तथा जटिल संवहन उतक वाले पौधे जो हैं वो उपसंग टेरोप्सिडा में रखे गए हैं। प्लांट्स विद लार्ज लीव्स एंड कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू प्लेस इन सबऑर्डर टेरोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। ए ऑप्शन वृक्षों से, बी ऑप्शन प्रोटिस्टा से, सी ऑप्शन शैवाल से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 90% of the photosynthesis in the world takes place from trees, protista, algae, none of these। तो संसार में 90% जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, शैवालों के द्वारा। तो शैवाल के द्वारा संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। सो ऑप्शन नंबर सी, एल्गी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीवाणु में माइक्रोकॉन्ड्रिया के समृद्धि अंग को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन राइबोसोम, बी ऑप्शन माइक्रोसोम, सी ऑप्शन मीसोसोम और डी ऑप्शन आपका एपिसोम। व्हाट इज द एनालॉगस पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया कॉल्ड? ए ऑप्शन राइबोसोम्स, बी ऑप्शन माइक्रोसोम, सी ऑप्शन मीसोसोम और डी ऑप्शन आपका एपिसोम। तो आपने बताना है कि जीवाणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्धि अंग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीसोसोम। मीसोसोम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि यीस्ट कोशिका में मुख्य विकर होता है। ए ऑप्शन माइलेज, बी ऑप्शन जाइमेज, सी ऑप्शन एमाइलेज और डी ऑप्शन आपका लाइपेज। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ यीस्ट सेल? ए ऑप्शन माइलेज, बी ऑप्शन जाइमेज, सी ऑप्शन है आपका एमाइलेज और डी ऑप्शन आपका लाइपेज। सो यीस्ट कोशिका जो होती है उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है आपका वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जाइमेस। तो जाइमेस आपका यीस्ट कोशिका में मुख्य विकर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? ए ऑप्शन आपका पाइनस, बी ऑप्शन आपका सिक्यूआ, सी ऑप्शन है इफेड्रा और डी ऑप्शन आपका यूकेलिप्टस। द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज पाइनस, सेक्यूआ, इफेड्रा, यूकेलिप्टस। तो आपने बताना है कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष इनमें से कौन सा है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्यूआ। सो द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज सिक्यूआ। सिक्यूआ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला फल है एकिन, पीपो, नट, इनमें से कोई नहीं। विच फ्रूट इज फाउंड इन द फैमिली कुकुरबिटेसी? ए ऑप्शन एकिन, बी ऑप्शन पीपो, सी ऑप्शन नट्स एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपो।
तो जो कुल होता है कुकुरबिटेसी उसमें पाए जाने वाला जो फल है उसका नाम है पीपो। सो पीपो फ्रूट इज फाउंड इन फैमिली कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी जो आपकी फैमिली होती है उसमें पाए जाने वाले फल को क्या कहा जाता है? पीपो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां चलता है? ए ऑप्शन प्रकाश के लाल और नीले क्षेत्र में, बी ऑप्शन प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, सी ऑप्शन प्रकाश के नीले और नारंगी क्षेत्र में, और डी ऑप्शन आपका प्रकाश के बैगनी और नारंगी क्षेत्र में। वेयर डज मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी टेक प्लेस? इन द रेड एंड ब्लू रीजन्स ऑफ लाइट, in the green and yellow regions of light, in the blue and orange region of light, violet and orange region of light। सो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के लाल और नीले क्षेत्र में जो है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप जो है वो चलता है। इन द रेड एंड ब्लू रीजन ऑफ लाइट द मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी टेक प्लेस। सो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है। ए ऑप्शन बैगनी प्रकाश, बी ऑप्शन लाल प्रकाश, सी ऑप्शन नीला प्रकाश, और डी ऑप्शन आपका हरा प्रकाश। द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस इज अ वायलेट लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट। तो आपने बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील जो प्रकाश है वो इनमें से कौन सा है। और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल प्रकाश, रेड प्रकाश इज द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ऊर्जा उपापचय में निम्न में से किसका योगदान अति आवश्यक है? ए ऑप्शन फास्फोरस, बी ऑप्शन मैग्नीशियम, सी ऑप्शन सोडियम, और डी ऑप्शन आपका कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म? ए ऑप्शन आपका फास्फोरस, बी ऑप्शन आपका मैग्नीशियम, सी ऑप्शन आपका सोडियम, और डी ऑप्शन आपका कैल्शियम। तो आपने बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस। तो ऊर्जा उपापचय में फास्फोरस का योगदान जो है अति आवश्यक होता है। सो फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। सो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बात करी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड जो एमसीक्यू आपके इंपॉर्टेंट हो सकते थे लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक के एग्जाम के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन जो है इसके जो क्वेश्चन जो है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट इस सीरीज का अपलोड हो आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको सेशन कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।